हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। यहां पर बात हो रही है टुलसा नस्लीय नरसंहार के बारे में, टुलसा रेस मास्केयर के बारे में, जो कि 1921 में हुआ था, मई और जून के महीने में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्रीलिम्स में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि टुलसा नस्लीय नरसंहार कब हुआ था, ये मास्केयर कब हुआ था, तो 1921 आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, कहां पर हुआ था, तो यूनाइटेड स्टेट्स आपको ध्यान में रखना है। तो वर्ष 1921 के मई जून में हुआ ये टुलसा नस्लीय नरसंहार। अमेरिका के आधुनिक इतिहास, अमेरिका की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें हिंसक नस्लीय घृणा संबंधी सबसे खराब घटनाओं में से एक है, वर्स्ट इंसिडेंट में से एक है वायलेंट रेशियल हेट के यूनाइटेड स्टेट्स की मॉडर्न हिस्ट्री में। और देखिए यहां पर भारी मात्रा में लोगों को मारा गया था, टुलसा ओक्लाहोमा में भारी मात्रा में लोगों को मारा गया था। और किन लोगों को, जो अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो टारगेटेड थे, राइट, उनको मारा गया था, उनकी प्रॉपर्टीज को डैमेज किया गया था भीड़ के द्वारा, मॉब्स के द्वारा, वाइट मॉब्स के द्वारा, राइट। जो श्वेत श्वेत जो है ना, श्वेत नस्ल की भीड़ जो है, यानी कि व्हाइट्स ने जो है वो ब्लैक्स को टारगेट करके उनको मारा था। तो ये वाली चीज थी, रेसिज्म हमें देखने को मिलता है, रंग के आधार पर जो भेदभाव जो होते हैं ना, तो उसका ये इंसिडेंट था, वायलेंट इंसिडेंट था ये। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने थोड़े से। और देखिएगा, इस टुलसा जो शहर हम लोग को देखने को मिलता है, इसे अनऑफिशियल सेंचुरी सिटी जो है वो कहा जाता है, अनौपचारिक अभ्यारण्य शहर जो है वो इसे माना जाता है। क्यों माना जाता है? और अमेरिकन अफ्रीकन की अनऑफिशियल सेंचुरी सिटी है क्योंकि देखो, जब अमेरिका के अंदर सिविल राइट्स लागू नहीं हुए थे, जो सिविल राइट्स हैं वो जब तक वहां पर लागू नहीं हुए थे, तो यहां पर हम लोग को बहुत ही हार्श कानून देखने को मिलता था, बहुत ही कठोर कानून हुआ करता था। और अफ्रीकन अमेरिकन जो है गाइस, तो वो बहुत ज्यादा सफर करते थे यहां पर, राइट। और इस शहर को अमेरिका का ब्लैक वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर ब्लैक लोग रहते थे, राइट। तो इस शहर को ब्लैक वॉल स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं। और अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन, इन्होंने रिसेंटली जो है वो बोला है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है इस इंसिडेंट को। और ये पहले
सिटिंग अमेरिकन हेड यानी कि पहले सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं जिन्होंने इस घटना को स्वीकारा है, राइट, आधिकारिक रूप से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। और देखो अभी रीसेंट पास्ट में जैसे हमने फ्रांस की भी बात करी, ब्रिटेन की भी बात करी, इन्होंने अभी रीसेंट पास्ट में कुछ अपने जो पुराने इनकी जो घटनाएं थी ना जिसमें इन्होंने अत्याचार किया था लोग या फिर इनकी कंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर अत्याचार हुआ था, राइट, तो उन्होंने ये सब चीजें जो है वो स्वीकारी हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ये जो इवेंट्स अभी पास्ट मेरे ख्याल से 1.5-2 हफ्ते पहले ही हुए हैं इन पर अच्छी नजर रखनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे आ सकते हैं प्रीलिम्स में। क्लियर है आपको यहां तक बात है? अब आगे बढ़े। तो पेपर 1 से रिलेटेड एक ही छोटा सा टॉपिक था ये वाला। अब पेपर 2 के टॉपिक्स में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स अवेलेबल है। जो भी सीरियस स्टूडेंट्स है वो इस कोर्स को ज्वाइन करें। यहां पर 70 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसका आपको जो है वो आंसर लिखना होता है। आप कैसे आंसर लिखेंगे? यहां पर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, कैसे लिखें? तो देखो एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि अभी आप इनिशियली तैयारी कर रहे हो। अब ऐसा कभी भी मत सोचना कि मेरी जब पूरी तैयारी हो जाएगी तब मैं मेंस की तैयारी शुरू करूंगा या करूंगी, क्योंकि किसी की भी, भले ही आप फर्स्ट रैंक से भी पूछ लो तो उनकी भी पूरी तैयारी होती नहीं है। वो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको ये सब प्रैक्टिस करनी होती है और यही स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। तो देखो आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है आपको सिंपली पहले तो उसको इंटरनेट से, अपनी बुक से, जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना, उससे उसका आंसर ढूंढो और सिर्फ यहां पर आप रीड करो, पढ़ो, कहीं पे लिखना नहीं है आपको, सिर्फ पढ़ो। और जहां जहां से पढ़ रहे हो वहां पर एक बुक मार्क लगा दो, नोट कर लो, राइट, कि यहां से मैंने पढ़ा है। या फिर बुक से पढ़ रहे हो तो उस पेज को फोल्ड कर दो जिससे कि आप बाद में उसको एक बार रिव्यू कर सको आंसर लिखने के बाद। वेबसाइट पर देख रहे हो तो उस वेबसाइट को बुकमार्क बना दो, है ना। फिर क्या करना है, आपने जब पूरी जगह से पढ़ लिया उसके बाद फिर आपको आंसर लिखना है बिना देखे। और आंसर के दौरान ये मत करना कि अरे यार थोड़ा सा याद नहीं आ रहा देख लूंगा, नहीं, याद नहीं आ रहा स्किप करो, क्योंकि इससे आपका जो फायदा होगा वो क्या फायदा होगा, आपकी रिटेंशन, कितनी समय तक आप चीजों को याद रख पाते हो, वो शक्ति जो है आपकी बढ़ेगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप जो है लिखना शुरू करो, फिर उसके बाद यहां पर क्या होता है, आप इसको पोस्ट कर दो अपने आंसर को ग्रुप में। तो हमारी जो फैकल्टी है वो आपके आंसर में से क्या क्या गलतियां आपने करी है वो आपको ढूंढ के बताएगी, जिससे कि हर नेक्स्ट आंसर में आप इंप्रूव कर सको, राइट। तो इससे क्या होगा, एक टाइम के बाद जो है वो आपके आंसर्स में परफेक्शन आना शुरू होगा और यूपीएससी टाइप के आपके आंसर जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा इतना ही नहीं, आपको मॉडल आंसर भी दिए जाते हैं, राइट, कि जैसे कि क्वेश्चन तो हम दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको मॉडल आंसर भी दे रहे हो। क्वेश्चन जीएस 1 2 3 4 के यहां पर कवर्ड हो रहा है। और साथ ही साथ इस कोर्स के अंदर 6 ऐसे भी आपसे लिखवाए जाएंगे, 6 एसेज। पर्सनल गाइडेंस दिया जा रहा है कि, और इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है। आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आपकी इंप्रूवमेंट के लिए ये जो है वो कोर्स शुरू किया गया है और यूपीएससी लेवल का असेसमेंट इसमें हो रहा है, राइट। और इस कोर्स की फीस है मात्र 3,000 रुपए, 3 महीने का ये बैच है और लिमिटेड बैच है। जैसे ही हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, सीरियस स्टूडेंट्स इस बैच के, तो हम लोग इस बैच को जो है वो क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। और आपको अगर ये बैच चाहिए तो ये मेरा नंबर है 9713282838। मेंस आंसर कोर्स ये आप लिखेंगे, इस नंबर पर भेज देंगे तो पूरी डिटेल इस कोर्स से रिलेटेड मैं आपको भेज दूंगा कि कैसे इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। चलो अब हम बढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रमुख के बारे में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में मालदीव्स के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के समर्थन में मतदान करने का फैसला किया है। इंडिया ने डिसाइड किया है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट के पद के लिए, तो हम लोगों ने नाम दिया है, मतलब हमने डिसाइड किया कि हम जो है वो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद का नाम देने वाले हैं। तो ये एक फैक्ट है जो थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो न्यूज में चला है। और ये समय ऐसा है जिस समय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो हेड जो चूज किए जाएंगे वो एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग से किए जाएंगे। एशिया प्रशांत समूह जो है वहां से जो है वो प्रमुख चुना जाएगा इस बार। तो इलेक्शन जो हो रहा है वो एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग के लिए हो रहा है। एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है यूनाइटेड नेशन का, उसमें हम लोग को टोटल 53 सदस्य 53 मेंबर स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रीजनल ग्रुप है। जो इतने सारे नंबर्स जहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं अफ्रीकन ग्रुप के बाद। तो 2 पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ग्रुपिंग में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो कौन सा है, तो अफ्रीकन ग्रुप, और सेकंड ग्रुप एशिया पैसिफिक ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पूरा भू क्षेत्र जो हमें देखने को मिल रहा है, तो कुछ पर्टिकुलर देशों को छोड़कर, राइट, एशिया और ओशियानिया कॉन्टिनेंट्स के कुछ पर्टिकुलर देश को छोड़कर बाकी सब कंट्री इस ग्रुप के अंदर शामिल है,
राइट। अब देखो ये वाली चीज भी उतनी काम की नहीं है आपके लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो महासभा जनरल असेंबली जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारक और प्रतिनिधि अंग है। रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशन का, पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। इसका मेन जो फंक्शन है वो पॉलिसी मेकिंग का है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्रीज सदस्य जो है वो आते हैं और मेजर ग्लोबल डिसीजन जो है वो लेते हैं, यानी कि कोई भी इशू जो होता है ग्लोबल लेवल पर तो उस पर एक डिसीजन जो है वो साथ में मिलकर लिया जाता है। इसमें 193 मेंबर कंट्रीज हैं, याद रखिएगा। ये चीज भी आ सकती है कभी कभी, वैसे आजकल नहीं पूछ रहे हैं ये सब चीजें यूपीएससी, बट स्टेट सिविल सर्विसेज पूछ सकती है कि 193 मेंबर कंट्रीज जो है वो यूनाइटेड नेशन की हमें देखने को मिलती है। जनरल असेंबली में ये कंट्री जो है वो रिप्रेजेंट करती है, राइट। और मेकिंग इट ओनली यूनाइटेड नेशन बॉडी विथ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, एक लौती यूनाइटेड नेशन की ऐसी बॉडी है जो पूरे यूनिवर्स को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया के कंट्रीज के सदस्य जो है वो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, शामिल है, राइट। जो प्रेसिडेंट जो होते हैं, जिनका भी इलेक्शन चल रहा है जनरल असेंबली के, तो हर साल जो है वो इन्हें इलेक्ट किया जाता है और 1 ईयर टर्म का इनका ऑफिस हमें देखने को मिलता है। यानी कि 1 साल का क्वेश्चन आ सकता है कि जो महासभा के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, उनको कितने साल के लिए चूज किया जाता है। तो 1 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है, 1 वर्ष के लिए उन्हें चूज किया जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड। और प्रेसिडेंसी जो होती है वो एनुअली हर साल जो है वो 5 ज्योग्राफिक ग्रुप में रोटेट होती है। अभी जो है वो एशिया पैसिफिक का चल रहा है और अफ्रीकन, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोपियन, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और वेस्टर्न यूरोपियन और दूसरी स्टेट्स, राइट। तो ये इस प्रकार से जो है वो 5 हम लोग को इसके ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। कितने ग्रुप है? 5 ग्रुप है, याद रखना ये ग्रुप्स के नाम है, राइट। तो हर एक बार में एक ग्रुप से प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाता है, फिर दूसरे ग्रुप से, फिर तीसरे ग्रुप से, इस प्रकार से जो है वो रोटेशन इसका चलता रहता है। अब डिसीजन कैसे लिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो डिसीजन जो होता है, राइट, जैसे कि पीस और सिक्योरिटी के मामले हो गए, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि विश्व के पूरे दुनिया भर के जितने इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पर यहां पर डिसीजन लिया जाता है। किसी नए मेंबर को ऐड करने की बात हो गई या बजट से रिलेटेड कुछ मामला है, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उसमें 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है जनरल असेंबली के अंदर। मतलब कि एक कोई मुद्दा है उस पर 2/3 मेंबर्स अगर वोट करेंगे तब वो मुद्दा जो है वो अप्रूव होगा, या फिर जो भी जिस प्रकार का मैटर है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। यानी कि फेवर में जो जाएगा वो तभी जाएगा जब 2/3 मेंबर्स उसे अप्रूव करेंगे। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। ये तो वही इंपॉर्टेंट मुद्दों की बातें। अब दूसरे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। सिंपल मेजॉरिटी 50-50, राइट, 50-50 वाली चीज होती है कि 50% ज्यादा लोगों ने वोट दे दिया तो चलो ठीक है, हो गया। और असेंबली जो होती है गाइस हैज नो बाइंडिंग वोट्स और वीटो पावर लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर्स होती है ना, आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो टोटल कितने हैं, उनके क्या क्या नाम है, बताएंगे आप मुझे। और उन्हीं परमानेंट मेंबर्स के पास जो होती है वो वीटो पावर होती है। वीटो पावर में होता क्या है, मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूं। सिंपल सा इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि 5 कंट्रीज हैं, इन 5 कंट्री के पास वीटो पावर है, ठीक है। अब ये 5 कंट्री जो है इनमें से कोई भी एक कंट्री, अब देखो 5 में से मान के चलो मेजॉरिटी क्या होगी, 5 में से 3 लोग अगर वोट के लिए, यानी कि कोई डिसीजन है उसके लिए अगर हाँ कह देंगे तो फिर वो माना जाएगा। जनरली हम लोग यही देखते हैं ना कि जैसे कि अगर वोटिंग होनी है, 5 लोग खड़े हैं, 3 लोग बोलेंगे कि हाँ मुझे, जैसे कि एक सिचुएशन बनाते हैं चलो आपके सामने, ठीक है। ये 5 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, इनसे ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं यार इधर जाएं या इधर जाएं। तो इनमें से 3 लोग जो चीज डिसाइड करेंगे वो फाइनल डिसीजन होगा कि नहीं होगा। तो ये तो नॉर्मल मेजॉरिटी वाली बातें आ जाती हैं। बट वीटो के अंदर क्या होता है गाइस, वीटो के अंदर इसमें से अगर कोई एक भी व्यक्ति अगर मना कर दे कि नहीं यार हमें उस तरफ नहीं जाना, तो फिर वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ये चीज होती है, राइट। मतलब किसी भी चीज की जब अप्रूवल की बात होती है तो इन जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें देखने को मिलते हैं, तो उनमें से अगर किसी भी सदस्य की सहमति नहीं होगी तो फिर वो माना नहीं जाएगा, राइट। जैसे कि कोई भी डिसीजन लेना है, एक ने मना कर दिया तो वो डिसीजन लैप्स हो जाएगा। मतलब कि 5 की सहमति की जरूरत है। तो ये हम लोग को इस प्रकार के परमानेंट मेंबर्स जो देखने को मिलते हैं। P5 आपने आंसर लिख ही दिया होगा, उनके नाम भी लिख दिए होंगे। P5+1 भी हमें लोग को देखने को मिलता है, राइट। चलो एनीवेज, तो ये वाली चीज तो आपने समझ ली। आगे की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अकॉर्डिंग जनरल असेंबली जो है वो क्या कर सकती है, इट कंसिडर एंड अप्रूव यूनाइटेड नेशन बजट, राइट। यूनाइटेड नेशन के जो बजट होते हैं, संयुक्त राष्ट्र का जो बजट होता है, उस पर विचार करती है और उसे अप्रूव करती है। साथ ही साथ फाइनेंशियल
मेंट्स मेंबर स्टेट्स के लिए एस्टेब्लिश करती है, सदस्य देशों का वित्तीय आकलन निर्धारित करती है, ये इसके काम होते हैं, राइट। इलेक्ट करती है नॉन परमानेंट मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और जो मेंबर्स दूसरे यूनाइटेड नेशन की काउंसिल के जो हमें देखने को मिलते हैं, और दूसरे जो यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, तो उसमें कौन से सदस्य होंगे, तो उन सदस्यों का जो को चूज करने का काम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का होता है, राइट। सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं, राइट, तो उनके अपॉइंटमेंट पर भी ये काम करती है चूज करने का, राइट। तो ये वाली चीज है, आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा कंसिडर विचार करती है और रिकमेंड करती है किस चीज के बारे में, जनरल प्रिंसिपल्स कॉपरेशन के क्या होंगे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, कि अंतरराष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा जो है उसको बनाए रखने के लिए सामान्य सिद्धांत जो है उस पर यह विचार करती है और रिकमेंडेशन देती है। इसके अंदर डिसआर्मामेंट्स भी जो है वो इंक्लूडेड है, डिसआर्मामेंट्स, राइट, कि कोई भी कंट्री जो है वो आर्म्स वगैरह ना, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह होते हैं ना, इस प्रकार के आर्म्स वगैरह पोजेस ना करे, अपने पास ना रखे। डिस्कस एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकती है, किससे रिलेटेड, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड, एक्सेप्ट वेयर अ डिस्प्यूट और सिचुएशन इज करेंटली बीइंग डिस्कस्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। तो देखो सब मुद्दों पर ये बात करेगी, जितने भी इश्यूज होते हैं पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड सब पर डिस्कशन करेगी, सिवाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी डिस्प्यूट के बारे में बातचीत चल रही है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोशिश चल रही है, उनको छोड़कर, बट हाँ फिर भी वो उन डिस्प्यूट पर अपना रिकमेंडेशन तो दे सकती है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। तो यहीं पर ही अपन ने फिनिश किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस टॉपिक को। अब बात करेंगे मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में, मॉडल किराएदारी अधिनियम के बारे में। तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एमटीए को, मॉडल किराएदारी अधिनियम को, मॉडल टेनेंसी एक्ट को, इसको मंजूरी दे दी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं, वो अब अडॉप्ट कर सकते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट को, एक नए कानून को लागू करते हुए, या फिर अब उनका जो एग्जिस्टिंग रेंटल लॉज है, किराएदारी का जो कानून है, उसको अमेंड करके ये मॉडल टेनेंसी एक्ट को जो है वो अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज लागू कर सकते हैं। इस मॉडल लॉ के अंदर क्या चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये कानून जो है गाइस प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है, उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होंगे और मौजूदा किराएदारी को प्रभावित नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे एग्जिस्टिंग टेनेंसीज को, राइट। यानी कि आने वाले समय में जो कानून बनते हैं, यानी कि नए टेनेंसी, यानी कि जो इश्यूज आएंगे नए टेनेंट से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है मकान मालिक और किराएदार के बीच में कई सारे डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें इस कानून को जो है वो आपसे देखा जाएगा आगे चल के, राइट। रिटन एग्रीमेंट मस्ट फॉर ऑल न्यू टेनेंसी। अब जितने भी किराएदार होंगे, यानी कि अगर मकान मालिक अपने पास किराएदार को रखेंगे तो उन्हें रिटन एग्रीमेंट तो लेना ही पड़ेगा, बिना रिटर्न एग्रीमेंट की ये चीज जो है वो नहीं हो पाएगी। और अगर वो करते हैं ऐसा तो फिर उन्हें, फिर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर उसके लिए हमारी जुडिशरी फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगी इस चीज के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। वैसे तो ऐसा नहीं है यार, वैसे रिस्पॉन्सिबल तो होती है, ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग फोकस इसी पर करते हैं कि सभी को जो है वो न्याय मिलना चाहिए, बट फिर भी कई केसेस में जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, उनका अगर उन्हें अपना केस को मजबूत करना होता है तो पहले से ही पूरी चीज लीगल करके चलो। तो यही चीज करी गई है कि रिटर्न एग्रीमेंट होंगे सभी टेनेंसी के लिए, राइट। और एग्रीमेंट विल हैव टू बी सबमिटेड टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी। जो डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी है, किराया प्राधिकरण जो है जिला का, राइट, संबंधित जिला का, तो वहां पर ये एग्रीमेंट सबमिट किए जाने हैं। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा लॉ ऑल्सो स्पीक्स अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स, कि जो मकान मालिक होंगे और जो किराएदार होंगे उनकी क्या भूमिकाएं और उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, इसको भी इस पर्टिकुलर कानून में स्पष्ट किया गया है। कोई भी मकान मालिक या संपत्ति प्रबंधक, कोई भी लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी मैनेजर किराएदार के कब्जे वाले परिसर हेतु किसी भी आवश्यक आपूर्ति को रोक नहीं सकता। मतलब कि जैसे होता है ना, कई बार मकान मालिक जो है सामने वाले को तो किराए पे रख लेते हैं, बट फिर बाद में रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगते हैं उसकी बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो ऐसा नहीं करना है, राइट, कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी उसको किराए पर दी हुई है, जो एरिया उसे किराए पर दिया हुआ है, उस पर आप किसी भी प्रकार से रोक जो है वो एसेंशियल सप्लाई का नहीं कर सकते, राइट, रोक नहीं कर सकते किसी आवश्यक आपूर्ति का, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। इफ टेनेंसी हैज नॉट बीन रिन्यूड,
जैसे होता है ना कि कई बार 12 महीने के बाद जो है वो नया, वैसे तो 11 महीने होता है, तो नया जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि एक बनाना पड़ता है रेंट एग्रीमेंट। तो अगर नया टेनेंसी जो है वो रेंट एग्रीमेंट जो है वो उसको रिन्यू नहीं किया गया, तो टेनेंसी शैल बी डीम्ड टू बी रिन्यूड ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन एज वर इन एक्सपायर्ड टेनेंसी एग्रीमेंट। राइट, पुराने अनुबंध के जो नियम और शर्त हैं उसके सहित किराएदारी को मासिक आधार पर अधिकतम 6 महीने की अवधि तक जो है वो रिन्यू मान लिया जाएगा। राइट, मैक्सिमम पीरियड जो है 6 मंथ्स का उसको दे दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 11 महीने के बाद जो है, या फिर जो भी निर्धारित इस एग्रीमेंट के अंदर इन्होंने टाइम पीरियड रखा होगा, वैसे तो अगर हम बात करें बाय डिफॉल्ट 11 महीने का रहता है, तो वैसे अगर रखा होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो 6 मंथ्स तक, यानी कि जो भी उस एग्रीमेंट में, पुराने एग्रीमेंट में जो डेट है, जैसी वो एक्सपायर हो रही है उसके मैक्सिमम 6 मंथ्स तक जो है वो, और सेम जो है वो जो नियम होंगे, शर्तें वगैरह जो होंगी, उस पर ये कंटिन्यू रह सकता है। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई गई है। अब मकान खाली नहीं करने के मामले में मुआवजा होगा क्या, राइट, कंपनसेशन होगा क्या नॉन वेकेंसी के केस में। तो तय किराएदारी अवधि के बाद, जैसे कि एक व्यक्ति जो है उसको कितने महीने तक रखना है, तो वो एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद 6 महीने पूरे हो जाने पर प्लस 6 मंथ्स का और जो है वो दिया गया है, राइट, पर अथवा किसी आदेश या नोटिस से किराएदारी समाप्त करने पर किराएदार एक बकाया किराएदार यानी कि टेनेंट इन डिफॉल्ट बन जाएगा और उसे अगले 2 महीने के लिए निर्धारित किराए का 2 गुना तथा इससे आगे के महीने के लिए मासिक किराए का 4 गुना भुगतान करना होगा। तो ये चीज भी हो गई है कि अगर वो मकान खाली नहीं करता है तो फिर इस प्रकार से मामला चलेगा, यानी कि उसके ऊपर जो पेनाल्टी लगेगी, ये बात आप समझ लो कि जैसे कि पहले तो मान लेता हूं मैं 1 साल, किसी व्यक्ति ने जो है वो 1 साल का एग्रीमेंट किया, 12 महीने हो गए, प्लस 6 महीने का और टाइम दे दिया, ठीक है, फिर उसके बाद 2 महीने तक डबल किराया, फिर 2 महीने से आगे निकलेगा तो 4 गुना किराया जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा फिर। तो इस प्रकार की चीज जो है वो होने वाली है, राइट। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, क्योंकि इस प्रकार की चीजें कभी कभी इन डिटेल्स बाई चांस पूछ लिया तो यू शुड बी एबल टू रिमेंबर, राइट, याद रख पाओ, क्योंकि आपके सामने ही प्रीलिम्स में 4 ऑप्शन होंगे या फिर स्टेटमेंट वाइज भी होगा, तो एक बार आप पढ़ लोगे और आपने अगर रिवाइज किया होगा जिस प्रकार से मैं बताता हूं आपको, और बाकी आपकी मैगजीन और आपका एमसीक्यू आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं अपनी ड्राइव पर और अपने ईमेल पर। जिन स्टूडेंट्स ने एमसीक्यू लिया होगा तो ईमेल पर आ गया होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने करंट अफेयर्स के लिए एनरोल किया है पीडीएफ पैकेज के लिए, तो आपकी ड्राइव पर आ गया होगा, चेक कर सकते हैं आप, राइट। तो पीडीएफ मैगजीन जो है वो पिछले महीने की आ गई है। तो वही चीज मैंने आपको क्या बता रहा था, तो रिवाइज करोगे प्रॉपर टाइम पर तो कुछ भी चीज नहीं भूलोगे, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि रिवीजन जो है वो इस एग्जाम में सिविल सर्विसेज के अंदर सक्सेस की बहुत इंपॉर्टेंट की है, राइट। जिसको सक्सेस चाहिए और जितने भी टॉपर्स आप पूछेंगे तो कम से कम 3 बार तो वो रिवाइज करते हैं। अब देखो, अ लैंड ओनर और प्रॉपर्टी मैनेजर, कोई भी मकान मालिक या संपत्ति प्रबंधक जो है किराएदार के परिसर में घुसने के कम से कम 24 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिखित सूचना या नोटिस देने के बाद ही प्रवेश कर सकता है। तो क्योंकि होता है ना, कई बार लैंड ओनर जो होते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजर जो होते हैं, वो कभी भी जो है वो प्रीमाइसेस पर किराएदार के आ जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, यानी कि मतलब कि आप व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू, ईमेल वगैरह के थ्रू लिख कर जो है वो सामने वाले व्यक्ति को इन्फॉर्म कर दोगे कि यार मैं अभी अगले 24 घंटे में आने वाला हूं, तब तो वो आ सकते हैं, राइट। तो क्योंकि कई बार डिस्टर्बेंस भी होता है ना यार किराएदारों को, तो ये वाली चीज है। अब इसका महत्व क्या है गाइस, तो इट इज इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन। दीवानी अदालत जो होती है ना, जिसको सिविल कोर्ट्स हम लोग बोलते हैं, तो दीवानी अदालतों पर भार कम करने, कानून विवादों में फंसी किराए की संपत्तियों को खोलने और किराएदारों और मकान मालिकों के हित को संतुलित करके भविष्य की उलझनों को रोकने का वादा करने वाला एक महत्वपूर्ण ये कानून हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बैलेंस जो है वो क्रिएट करेगा टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट पर, और फ्यूचर में होने वाले जितने भी इश्यूज और डिस्प्यूट्स हैं उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, और सिविल कोर्ट जो दीवानी अदालत है उसके भार को जो है ये कम करने का काम कर रहा है। क्लियर है बातें यहां तक? इस प्रकार के कानून की क्या आवश्यकता है, तो यंग एजुकेटेड जॉब सीकर जो होते हैं ना, तो हमें युवा नौकरी की खोज में जो शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो अक्सर किराए पर रहने के लिए, जगह के लिए किराएदारी की दुष्कर शर्तों और सुरक्षा जमा के रूप में बेहिसाब रकम मांगे जाने की शिकायत करते हैं। देखो, आपने अगर कभी आप गए होगे दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आप दिल्ली में गए होगे तो लिटरली, मैं तो खुद आपको बताता हूँ ना, ओल्ड राजेंद्र नगर में एक छोटा सा जो रूम होता है ना, एक छोटा सा रूम, बिल्कुल मतलब अपने घर के किचन बराबर मान लो आप, या फिर बहुत ही छोटा सा यार, मतलब कि सिर्फ उसमें एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से रह सकता हो।
तो एक छोटे सा रूम जो है वो 20,000 रुपए उसका किराया, 20,000 रुपीज उसका किराया, और 3 महीने का एडवांस, 3 महीने का एडवांस। और मेरे साथ भी हुआ यही था, बट हालांकि मैं तो पटेल नगर पे रुका था, पटेल नगर पे 2 महीने, 2 महीने के लिए, हाँ 2 या 3 महीने के लिए रुका था मैं पटेल नगर पे। फिर थोड़ा सा दूर चला गया था क्योंकि बहुत महंगा किराया पड़ रहा था मुझे, फिर थोड़ा दूर चला गया तो हाँ ठीक है, रमेश नगर में मुझे अच्छा अच्छा मिल गया था मकान। बट वो जो मकान मालिक थे अपने, उन्होंने बड़ी दिक्कत, यही हरकत करी थी उनने भी। डिपॉजिट जो है वो मुझसे 3 महीने तो नहीं, 2 महीने का डिपॉजिट जमा कराया था। बोल रहे थे कि जब आप छोड़ोगे तब आपको दे दिया जाएगा। तो मैंने लास्ट मंथ जो है वो बोला कि मतलब आखिरी 2 महीने छोड़ने से पहले उनको बोला कि अंकल जी वो उसी से काट लो जो मैंने एडवांस दिया हो। तो बोल रहे थे नहीं बेटा, वो उससे उसको मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, आप अभी मुझे कर दो, मेरे पास थोड़ी दिक्कत चल रही है। अपन भी ठीक है यार, कोई बात नहीं यार, कर देते हैं, उसमें क्या। अंकल बोल रहे हैं दिक्कत चल रही है, बाद में अरेंज कर देंगे। भाई 2 महीने जब मेरा खाली करने वाला टाइम आया तो अंकल ने बोला कि इसका तो 1 महीने का ही मैं दूंगा, और उसमें से भी व्हाइट वॉश के जो है वो होंगे। मतलब उनने 1.5 महीने का मेंटेनेंस और व्हाइट वॉश के नाम से, मतलब पुताई वगैरह के नाम से मेरा काट लिया। और बल्कि इतनी मैंने साफ सफाई करके गया था उनके रूम की, मैंने कहा था कि यार बुजुर्ग अंकल है, इनको कोई तकलीफ ना हो। बढ़िया पूरा रूम, मैं और मेरा एक फ्रेंड थे, पूरे रूम को हमने बहुत अच्छे से साफ किया। मेरा फ्रेंड बाहर से आया हुआ था तो साफ किया। फिर अंकल, इतना गुस्सा आया था अंकल को हैंड ओवर करने में कि यार अंकल ने यार देखो चीटिंग कर मारी। मतलब मुश्किल से मेरे ख्याल से 20 दिन का किराया दिया हो, 15 दिन के बाद ऊपर थोड़ी सी और मैंने उनसे बोला अंकल दे दो यार, दे दो, तब जाकर तो 20 दिन के आसपास कुछ किराया मिला मुझे वापस। अब होता है, ऐसी हरकतें होती हैं, बट क्या करोगे अब आप। तो ये ऐसी शिकायतें होती हैं, बड़े शहरों में इस प्रकार की हरकत होती है। और कुछ शहरों में किराएदारों को 11 महीने के किराए के बराबर सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। तो देखो 11 मंथ्स के लिए कहा जाता है जितने का एग्रीमेंट होता है बाय डिफॉल्ट, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा कुछ मकान मालिक नियमित रूप से विविध मरम्मत कार्यों के लिए अघोषित रूप से किराएदारों के परिसर में जाकर उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। वैसे वो मेरे वाले अंकल बढ़िया थे, वो आते नहीं थे प्रेमाइसिस पे ऐसे, मतलब इस प्रकार से रिपेयर वगैरह के काम के लिए ऐसे नहीं आते थे, राइट। बट अच्छे थे, बढ़िया थे। और किराए में मनमानी बढ़ोतरी भी किराएदारों के लिए एक और समस्या है, राइट। तो वो भी अब मनमानी, कुछ समय तक रहने के बाद मनमानी बढ़ोतरी लेने लगते हैं। कमर्शियल मामले में तो और बड़ी दुविधा होती है। जैसे कि आपने एक जो है वो शॉप चालू करी, आपकी शॉप बढ़िया चलने लगी, तो वो किराएदार जो मतलब वो जो मकान मालिक होता है ना, वो फिर अननेसेसरली बहुत सारे पैसे जो है वो मांगने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि इनकी तो चल पड़ी, अब तो अच्छे ग्राहक आ रहे हैं, बढ़िया बिजनेस चल रहा है। तो ऐसी हरकतें भी बहुत ज्यादा होती हैं, जिनमें से कई बंदी ग्राहक की तरह निचोड़ जाने की शिकायत करते हैं। जो कैप्टिव कस्टमर जो होते हैं ना, बंदी ग्राहक की, यार उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि उसका कस्टमर बेस यहाँ पे बन गया है। जैसे कि अगर कमर्शियल मामलों की बात करें तो उसको दिक्कत आती है। इसके अलावा किराएदारों पर अक्सर किराए के परिसर में अवैध रूप से रहने या संपत्ति हथियाने की कोशिश करने का आरोप लगाया जाता है। वो किराएदार भी होते हैं, कुछ दिक्कत देने वाले किराएदार होते हैं, तो वो जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसी हरकतें भी होती हैं, तो उससे बेचारे मकान मालिक को भी बहुत तकलीफ होती है। तो दोनों ही पहलू हैं इसके। तो ये था, काफी डिटेल में इसको हमने एक एक पॉइंट काफी अच्छे से कवर कर लिया। अब बात करेंगे पेपर 3 के टॉपिक्स की। पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। गाइस, डीएम एक्ट 2005 की हम बात करेंगे। डीएम, आप डीएम बनने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके लिए, आप तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आप आगे चल के बनोगे। बट यहाँ पर डीएम का मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो इस पर्टिकुलर कानून को हम लोग देखेंगे, बट पहले समझ लेते हैं इस कानून की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल जो है, वहां के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय, इनको केंद्रीय गृह मंत्री, यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसकी धारा, इसकी सेक्शन 51 के तहत कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है, राइट। तो इनको जो है वो शो कॉज नोटिस जारी किया गया, राइट। कारण बताओ नोटिस, इनसे कारण जो है वो पूछा जा रहा है, किस चीज का कारण पूछा जा रहा है आगे चल के बताता हूं। और इस धारा के तहत आरोप साबित होने पर 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो देखो, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, राइट। तो ये जो थे वो अभी रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग थी, उस पर ये पहुंचे नहीं थे, राइट। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जो यहां पर वेस्ट बंगाल में एक अभी रिसेंटली साइक्लोन आया था, बताइए जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि वेस्ट बंगाल पर अभी हाल ही में कौन सा साइक्लोन आया था, क्या नाम था उसका, इसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी। तो वहां पर एक कलाई कुंडा नाम का एक एरिया है, वो एरिया जो है वो साइक्लोन अफेक्टेड एरिया है, उस पर एक रिव्यू मीटिंग जो है वो कंडक्ट करी थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। उस मीटिंग पर ये आए नहीं थे, एब्सटेन कर गए थे, शामिल नहीं हुए थे इस मीटिंग में।
और इसी चीज के लिए मतलब कि इनके इसी एक्ट के लिए कि वो इस मीटिंग में आए नहीं, इसके लिए उनके खिलाफ सेक्शन 51 के तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही है और उनको एक शो कॉज नोटिस जो है वो भेजा गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। राइट, अब जो ये आए नहीं थे उसका कारण जो है वो मैं आपको अभी रिसेंट अपडेट जो है वो देता हूं। वैसे तो ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर वो चक्रवात यास जो है, अब आपको इसका आंसर भी मिल गया, आपने लिख भी दिया हुआ यास साइक्लोन, तो इससे प्रभावित दीघा या दीघा इसको बोलते हैं, दीघा दीघा नाम की एक जगह है, उसकी समीक्षा के लिए उस बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे। ये दीघा की समीक्षा कर रहे थे। दीघा बेसिकली मेदिनीपुर जिला एक वहां पर हमें देखने को मिलता है, तो वहीं पर ही जो है वो एक समुद्री रिजॉर्ट शहर है ये दीघा। राइट, तो उसकी समीक्षा करने गए थे ये, तो इसलिए यहां पर आए नहीं थे, ऐसा इन्होंने अभी मीडिया को कहा है। राइट, तो ये एक अपडेट है, वो आपके काम करनी है। बट आपको जो मेन चीज एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में। स्पेशली सबसे पहले तो इसके सेक्शन 51 को समझ लेते हैं। तो अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या राज्य कार्यकारी समिति या जिला प्राधिकरण की ओर से दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने से इनकार करने पर इस धारा के द्वारा व्यवधान पहुंचाने के लिए दंड निर्धारित किया गया है। तो ये सेक्शन ने बोला है कि पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई व्यक्ति जो है वो रिफ्यूज कर देता है किसी भी प्रकार के डायरेक्शन को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या स्टेट गवर्नमेंट देती है या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी देती है या स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी देती है या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी देती है इस कानून के तहत। तो कोई भी निर्देश इस कानून के तहत जब दिया जाता है इन अथॉरिटीज के द्वारा और उस निर्देश का अगर कोई पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सेक्शन 51 के तहत कार्रवाई होती है। राइट, इसमें कहा गया है कि उल्लंघन का दोष सिद्ध होने पर यानी कि वॉयलेशन सिद्ध होने पर 1 वर्ष की अवधि तक कारावास, 1 साल की जेल होगी, जुर्माना होगा या दोनों भी हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इस सेक्शन 51 में एक चीज और कही गई है कि सजा जो है वो 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है अगर उस सामने वाले व्यक्ति ने अगर रिफ्यूज किया कंप्लाई करने के लिए इस कानून के तहत जो बताई गई जो चीजें होती हैं अथॉरिटीज के द्वारा, उससे अगर इन्होंने मना कर दिया और उसके कारण किसी की जान चली जाती है, जान जाने का खतरा हो जाता है किसी के ऊपर, तो सामने वाले के खिलाफ जो है वो कार्रवाई बढ़ाई जा सकती है, 2 साल की सजा जो है वो उसको दी जा सकती है। अब इस धारा का अभी हालिया में उपयोग किस प्रकार से किया गया है, तो इस धारा के तहत विशेष प्रावधान के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा पिछले साल अप्रैल में सार्वजनिक रूप से थूकना दंडनीय अपराध बना दिया गया था। तो इस प्रोविजन के अंडर कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर थूकेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस पर अगर कोई व्यक्ति मास्क जो है वो नहीं पहनेंगे, फेस मास्क जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था और मास्क नहीं पहनेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये चीज हुई थी 30 मार्च 2020 को जब हजारों की मात्रा में माइग्रेंट्स एक साथ इकट्ठा हुए थे आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली के अंदर। राइट, क्योंकि अनाउंसमेंट जब हुआ था लॉकडाउन का तो उसके बाद एकदम से अफरा तफरी जो है वो मच गई थी। तो 2 दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिसर जो है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। 2 और लोगों को जो है वो कहा गया था शो कॉज नोटिस के लिए, मतलब कारण बताओ नोटिस उनके खिलाफ जारी किया गया था। राइट, इस एक्ट के तहत, क्योंकि उनको जो डायरेक्शंस दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग चीजें हुई नहीं और इस प्रकार से अफरा तफरी जो है वो मच गई थी वहां पर दिल्ली के अंदर। राइट, एकदम से आपने कई बार न्यूज भी सुनी होगी, इसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी, एकदम अफरा तफरी और इसमें कहा भी ये भी जाता है कि कुछ फेक न्यूज वगैरह जो है वो स्प्रेड हो गई थी कि मतलब जो गरीब लोग जो हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनके लिए सरकार ने बसों का इंतजाम करके रखा हुआ है और ट्रेन्स वगैरह का इंतजाम करके रखा हुआ है। तो एकदम से लोग जो है वो उन्होंने भीड़ वगैरह इकट्ठा कर ली थी और फिर बाद में पता लगा था कि ऐसा कुछ था नहीं, ये फेक न्यूज थी। तो अधिकारियों को सस्पेंड वगैरह कर दिया गया था कि इन्होंने जो है वो सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाई, जो सिचुएशन मैनेज करनी थी इस पर्टिकुलर कानून के तहत। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात करेगा इस, तो 2005 में ये आया। क्यों आया? क्योंकि 2004 में जब सुनामी आई थी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो उसके बाद जो है वो इस कानून को लाया गया कि किसी प्रकार के डिजास्टर्स वगैरह होते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के तहत जो है वो कार्रवाई होगी। और इसके तहत हमें देखने को मिलता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाई गई। और 24 मार्च 2020 को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, यह ध्यान में रखना। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से महामारी प्रबंधन मतलब कि पेंडेमिक मैनेजमेंट को
सुव्यवस्थित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया और जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उनको निर्णय लेने और ऑक्सीजन की आपूर्ति और वाहनों की आवाजाही पर अन्य निर्णयों को केंद्रीकृत करने का अधिकार दिया गया। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई कि वो डिसीजन ले सकते हैं, राइट, किसी प्रकार के ऑक्सीजन के सप्लाई से रिलेटेड या गाड़ियों के मूवमेंट वगैरह से रिलेटेड या दूसरे डिसीजन जो है वो इस प्रकार के ले सकते हैं मैनेजमेंट करने के लिए पेंडेमिक के। तो ये चीज जो है वो हमें देखने को मिली थी और इस कानून को गृह मंत्री द्वारा लागू किया गया है और वर्तमान में इस अधिनियम को पूरे देश में 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की अब चर्चा करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब तो आपदा प्रबंधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपदाओं का प्रबंधन करना, मैनेज करना डिजास्टर्स को, राइट, जिसके तहत शमन रणनीति तैयार करना, क्षमता निर्माण आदि को सम्मिलित किया गया है कि प्रिपेयर करना, किस प्रकार से जो स्ट्रेटेजीज बनाना कि कैसे जो है वो डिजास्टर को प्रिवेंट किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, स्थिति सुधारी जा सकती है, किस कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कि व्यवस्था वगैरह करना मतलब कि फोर्सेस वगैरह जो है वो तैनात रहे और भी लोग जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जो है वो जुड़े प्रॉपर डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, और भी कई चीजें इसके अंदर शामिल है। 2006 जनवरी को ये लागू हो गया था पूरे इंडिया में और इस अधिनियम में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन तथा इससे संबंधित मामलों से निपटने हेतु प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी पता होनी चाहिए। इसके अलावा इस अधिनियम में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हमें देखने को मिलता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। इस पर्टिकुलर कानून ने स्टैब्लिश किया है इस अथॉरिटी को। इस अधिनियम के अंदर केंद्र सरकार को राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो एक्ट जो है गाइस, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करे, बनाए नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को, जो कि इस नेशनल अथॉरिटी को जो है वो असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हेल्प करने के लिए। और सभी राज्य सरकारों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन को अनिवार्य किया गया है। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको मैंडेट भी दिया गया है कि वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश करें अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर। इसके अलावा केंद्र सरकार को क्या पावर दी गई है? तो पावर जो है गाइस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको ये व्यापक शक्तियां मतलब कि एक्सटेंसिव पावर जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट गाइस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लॉ इन फोर्स, मतलब कि कोई भी कानून चल रहा हो, कोई भी कानून लागू हो, उसके ऊपर केंद्र सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है वो उस कानून के ऊपर अपने रूल्स रेगुलेशन को इंपोज कर सकती है। तो देखो, मैंने आपने अगर पॉलिटी का कोर्स लिया होगा तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के पास पावर्स होती हैं कि वो किस तरीके से क्या क्या मेजर्स को लाकर, किस किस प्रकार के उपाय को लाकर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून को भी ओवरराइड कर सकती है। उनमें से ये एक एग्जांपल है। तो आपने जहां पर अपने नोट्स बनाए होंगे, जहां पर आपको पीडीएफ मिली होगी, तो या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आपने पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लिया होगा, तो वहां पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का भी एक पॉइंट ऐड कर लो। ये स्पेशली वो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स को मैंने सेंटर स्टेट रिलेशंस अभी कवर करा है पॉलिटी के पेड कोर्स में, ठीक है, तो आप ऐड कर लीजिएगा। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर कानून जो लागू है वो हो या ना हो उससे मैटर नहीं करेगा, इंडिया में कहीं पर भी जो है वो कोई भी कानून है उसके ऊपर अपने रूल्स इंपोज कर सकती है इस कानून के तहत। मतलब कि डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार के पास पावर आ जाती है कि स्टेट के द्वारा भी इवन बनाए गए कानून को ओवरराइड कर सकती है ये, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है जिससे कि मदद मिल सके डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंटर स्टेट रिलेशंस का, या फिर एक इशू जो हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार केंद्र सरकार राज्य सरकार के बनाए गए कानून को ओवरराइड कर सकती है। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस, तो आप इसको नोट कर लेना। अब देखो, इंपॉर्टेंटली एनी सच डायरेक्शन, कोई भी ऐसा डायरेक्शन जो कि केंद्र सरकार के द्वारा इशू किया जाता है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है, उसे यूनियन मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को फॉलो करना होता है। तो ये वाली चीज है। तो ये मतलब मेन पावर किसके हाथ में चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हमें देखने को मिल रही है। और इस सभी के लिए यानी कि मैनेजमेंट के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के S6 क्लॉज 3 के तहत प्रदत्त सभी शक्तियां, इसमें जितनी भी शक्तियां हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार यह सुनिश्चित होता है कि किए गए फैसलों का पर्याप्त राजनीतिक और संवैधानिक महत्व है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हम लोग को ये देखने को मिलता है, महत्व देखने को मिलता है, राइट।
तो ये चीज इसकी हमें नजर आती है। ये वाला पॉइंट है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, और ये पूरी चीज हमने कवर करी डिटेल में। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड इससे बाहर का और कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। आगे की बात करते हैं, चाइनीज आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर की बात करते हैं। ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बना लिया है। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था आर्टिफिशियल सन के बारे में कि चाइना एक आर्टिफिशियल सन तैयार कर रहा है। तो चाइना का एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड कंडक्टिंग टोकामैक, जिसे ईस्ट नाम दिया गया है, इसे आर्टिफिशियल सन भी नाम दिया गया है। तो इसका जो आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट है, इसने एक नया रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट में, जहां पर इसने अचीव किया है प्लाज्मा टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर? 216 मिलियन फ़ारेनहीट का टेम्परेचर, 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मात्र 101 सेकंड में अचीव कर लिया इसने। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इतनी हीट जो जनरेट करी है इसने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान लाजवाब है, राइट। तो ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको हमेशा याद रखना है आपके मेंस के लिए भी, और इस प्रकार की चीज, क्योंकि ये आप मेंस में भी उपयोग करते हैं, कर सकते हैं इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स का, कि ऑल ओवर वर्ल्ड किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट साइंस एंड टेक में चल रहे हैं। तो आप इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा अपने पास, नोट करके रखिएगा अलग से मेंस के लिए। अब इस उपलब्धि का क्या महत्व है? तो ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव दैट टेम्परेचर एट द कोर ऑफ सन इज 15 मिलियन सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री का सेल्सियस है, 15 मिलियन सेल्सियस हमें देखने को मिलता है, डिग्री सेल्सियस। कहां पर? सन के कोर में। और इसने कितना? 216 मिलियन फ़ारेनहीट या 120 मिलियन सेल्सियस जो है वो जनरेट किया। और वहां पर कितना है? कहां 120 और कहां 15? आप खुद जो है वो सोच सकते हो कि सन के कोर में 15 मिलियन है सेल्सियस, यहां पर इन्होंने 120 मिलियन सेल्सियस जो है वो जनरेट कर लिया है। तो ये बहुत, मतलब बहुत ज्यादा, यानी सन की कोर की हीट से भी बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर प्रोड्यूस किया है ईस्ट के द्वारा, यानी कि इस इनके प्रोजेक्ट के द्वारा, आर्टिफिशियल सन के द्वारा, तो वो सन की एक्चुअल टेम्परेचर के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। और ये सिग्निफिकेंट स्टेप है चाइना का कि वो क्लीन और लिमिटलेस एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकता है विथ मिनिमल वेस्ट प्रोडक्ट। बहुत ही कम वेस्ट प्रोडक्ट से ये बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करने की क्षमता रखता है इसका ये वाला प्रोजेक्ट। ईस्ट क्या है? तो मिशन जो है गाइज, ये सन जिस प्रकार से एनर्जी जनरेट करता है, जिस प्रोसेस से एनर्जी जनरेट करता है, उसकी मिमिक करने वाला ये मिशन हमें देखने को मिल रहा है। उसकी मिमिक कर रहा है, उसकी नकल की जा रही है कि जैसे सन की प्रोसेस होती है टेम्परेचर और हीट को जनरेट करने की। रिएक्टर के अंदर हम लोग को एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस देखने को मिल रही है, जो कि चाइना के हैफी, चाइना में लोकेटेड हम लोग को नजर आ रही है, हैफेई में। और वन ऑफ द 3 मेजर डोमेस्टिक टोकामाक्स ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि कंट्री के अंदर ऑपरेट किया गया है। ईस्ट प्रोजेक्ट जो है वो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक पार्ट है, उसकी फैसिलिटी का एक पार्ट है, और दुनिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है ये बन जाएगा जब 2035 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। मतलब कि 2035 में जब ये इसका परिचालन जब हो जाएगा, तब हमें देखने को मिलेगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बन जाएगा। और ये जो हमें देखने को मिलता है, इनका जो प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि काफी सारी कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया है। इवन हमने भी, इंडिया ने भी, साउथ कोरिया ने, जापान ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने और रशिया ने भी कंट्रीब्यूट किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये आर्टिफिशियल सन या फिर ईस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, ये कैसे काम करता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। कौन सी प्रोसेस है? न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस है, जो कि सन और स्टार्स के द्वारा मतलब कंडक्ट की जाती है। जैसे कि जो प्रोसेस सन और स्टार्स में होती है, वैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस को ये रेप्लिकेट कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है। फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू अकर, न्यूक्लियर फ्यूजन को बनाने के लिए ट्रिमेंडस हीट और प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है हाइड्रोजन एटम्स में, जिससे कि वो एक साथ फ्यूज हो सके, एक साथ जो है वो मिल सके, राइट, पिघल कर, राइट। तो ये चीज इसकी देखने को मिल रही है। और न्यूक्लियाई जो है ड्यूटेरियम के और ट्रिटियम के दोनों ही हाइड्रोजन में पाए जाते हैं, राइट। और ये एक साथ फ्यूज होते हैं और क्रिएट करते हैं हीलियम न्यूक्लियस को, जो कि एक न्यूट्रॉन है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देखने को मिलती है। और यहां पर फ्यूल जो होता है वो हीट होता है, राइट, टेम्परेचर के कारण, और 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर या उससे ज्यादा जो है वो जनरेट कर देता है, राइट।
और ये हॉट प्लाज्मा बना देता है, मतलब कि एक प्रकार का सूप हम लोग को सब एटॉमिक पार्टिकल्स का ये तैयार कर देता है। और इसकी मदद से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें हमें देखने को मिलती है, जहां पर प्लाज्मा जो होता है वो दोनों ही जो रिएक्टर्स की जो दीवार होती है उससे दूर रहता है, ये इंश्योर करने के लिए कि वो कूल डाउन ना हो और वो अपनी एनर्जी जो है, अपना पोटेंशियल जो है, इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी को जनरेट करने का वो लूज आउट ना कर जाए, राइट, वो उससे निकल ना जाए। मतलब कि ये वाला उसका जो हमें देखने को मिलता है, मतलब कि इतनी एनर्जी जनरेट करने की जो क्षमता है, पोटेंशियल है, वो खत्म ना हो जाए। तो इसलिए वो ऐसा डिस्टेंस जो है वो वॉल से क्रिएट कर लेता है जिससे कि वो कूल डाउन ना हो पाए। इसके अलावा प्लाज्मा जो होता है वो लंबे ड्यूरेशन तक फ्यूजन में ही हमें देखने को मिलता है, यानी कि फ्यूजन में ही लंबी अवधि तक ये रहता है। और देखो, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फ्यूजन जो है वो क्यों फिजन से बेटर है, तो अगर बात करें हम लोग फिजन की, तो ये एक ईजियर प्रोसेस होती है, बट प्रॉब्लम ये है कि इससे बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है। और फ्यूजन के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होता, इसलिए यहां पर फ्यूजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि फिजन का। और ये फ्यूजन जो है वो सेफ भी होती है और लो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इसका होता है। अब देखो, कभी कभी प्रीलिम्स में फ्यूजन और फिजन से रिलेटेड अगर स्टेटमेंट आ जाए ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है सिंपल सी चीज, की फ्यूजन जो है, फ्यूजन ये जो है वो ग्रीन हाउस गैस को एमिट नहीं करती है, अच्छी होती है, सेफ मानी जाती है, और इसके एक्सीडेंट का खतरा भी जो होता है वो काफी कम होता है। और एक बार मास्टर्ड होने के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसके पास पोटेंशियल होती है कि ये अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी बहुत ही कम कॉस्ट में जनरेट कर सकती है। तो ये बेसिकली पावर जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है वो चाइना का आर्टिफिशियल सन का हमें देखने को मिला है। विच अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड दिस फीट, यानी कि इस चीज को, इस उपलब्धि को और कौन से देश के द्वारा हासिल किया जा चुका है। तो चाइना एक लौती ऐसी कंट्री नहीं है जिसने इतने हाई प्लाज्मा टेम्परेचर को अचीव किया है। 2020 में साउथ कोरिया का के स्टार रिएक्टर था जिसने एक रिकॉर्ड बना दिया था। इसने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस मात्र 20 सेकंड के टाइम पर, 100 मिलियन से भी ज्यादा डिग्री का सेल्सियस जो है, 100 डिग्री मतलब मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर इसने जनरेट करवा दिया था मात्र 20 सेकंड से भी कम टाइम में। इसने तो मेरे ख्याल से फिर भी 101 सेकंड में जो है वो जनरेट किया है ना, 101 की हमने बात करी थी, एक बार कंफर्म कर लेते हैं फिर से, 101 ही है वैसे तो, 101, देखो 101 सेकंड में जो है वो उसने जनरेट किया 120 मिलियन। तो ये इस प्रकार की चीजें थोड़ी याद रखा करो, इस प्रकार के पॉइंट्स वगैरह। अब देखो गाइस, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO, अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, तो RDSO की हम लोग बात करेंगे। क्यों बात करेंगे, तो क्योंकि इसको जो है वो स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारी कंट्री का पहला इंस्टीट्यूशन जो कि स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ो तो स्टैंडर्ड जो होते हैं उसको डेवलप करने का ये ऑर्गेनाइजेशन है। किस स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट होता है, अब ऑब्वियस ही बात है कि प्रोडक्ट जो होता है तो वो कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड होता है, राइट, कि जैसे कि वो प्रोडक्ट के कुछ स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं कि इन स्टैंडर्ड्स के होता है ना, कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, क्वालिटी, हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं। BIS जो है हमारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड जो है वो निर्धारित करती है कि एक प्रोडक्ट जो होगा उसकी क्या क्वालिटी होगी, क्या स्टैंडर्ड जो है वो उसमें शामिल किए जाएंगे, राइट। ये कंज्यूमर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, एनवायरमेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, है ना, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गया है RDSO, मतलब कि स्टैंडर्ड को डेवलप करने का इंडिया का पहला इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज है। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन के तहत स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवेज के RDSO को बनाया गया। तो याद रखना, पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट, RDSO किसका है, इंडियन रेलवेज का है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और इसे SDO जो है वो स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना दिया गया है। और किसके तहत, तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन के तहत। तो नाम से समझ में आ रहा है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड। ये मिशन के बारे में भी आगे चल के हम चर्चा करते हैं कि एक पूरे नेशन का एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए, राइट। अब पूरे नेशन का एक स्टैंडर्ड होगा तो उससे फायदे क्या होंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा और काफी सारी इंडस्ट्रीज, काफी सारी कंपनी जो है उन्हें आसानी से जो है वो, एक स्टैंडर्ड होगा तो उन्हें आसानी से प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने के बाद जो है, मतलब तुरंत जो है उसको क्लियरेंस मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती हैं तो लैब्स वगैरह में अगर उसके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं और वो नया इनोवेशन अगर करती है तो लैब्स वगैरह के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि लंबा समय लगता है उनके प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने पर।
बट क्या होगा कि अगर ऑलरेडी पहले से उस कंपनी को पता होगा कि क्या स्टैंडर्ड जो है वो उसे मेंटेन करना है या क्या किस स्टैंडर्ड के आधार पर उसे अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, डेवलप करना है, तो वो अपने प्रोडक्ट को उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाएगी, डिजाइन करेगी, डेवलप करेगी, जिससे कंपनीज वगैरह का भी पैसा बचेगा और नई नई कंपनी जो है वो इस बिजनेस में आ जाएंगी, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी यहां पर होगा, राइट, इसका फायदा। तो ये वाली चीज है। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब अभी तो पहले करंट अफेयर्स के टॉपिक की बात करेंगे, फिर वन स्टैंडर्ड, ये वन नेशन वन स्टैंडर्ड वाले टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा। तो इंडियन रेलवेज का जो जो ये RDSO जो है, तो इसको जो ये रिकॉग्नाइजेशन मिला है, इसको जो ये मान्यता मिली है, इसका क्या लाभ है? तो देखो, इसका सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि इंडियन रेलवेज की सप्लाई चेन के अंदर एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन अब होने वाला है, इंडस्ट्रीज का, वेंडर्स का, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। फिर इतने सारे लोग जब साथ में आएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा इंडस्ट्रीज के बीच में, और जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। साथ ही साथ इंडियन रेलवेज के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो आएंगी, शामिल होंगी, समावेश हम लोग को नई नई टेक्नोलॉजीज का जो है वो देखने को मिलेगा, स्मूथ इंडक्शन। इसके अलावा जो हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स के ऊपर, वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि नया नया इन्वेस्टमेंट आएगा, नई नई कंपनीज आएंगी, इंडियन रेलवेज के साथ कोलैबोरेट करेंगी, राइट, और मेक इन इंडिया को बूस्ट मिल जाएगा इससे। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो वो इंप्रूव हो जाएगा। और RDSO को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेकिंग बॉडीज के तौर पर, और इसका इंटीग्रेशन पूरे दुनिया भर की जो सप्लाई चेन है या फिर ग्लोबल ट्रेड जो पूरे दुनिया भर का है, उसके साथ इसका इंटीग्रेशन होगा, RDSO का, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब वन नेशन वन स्टैंडर्ड की बात करें, तो ये मिशन जो है गाइस, जैसा वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है ना, कि एक राशन कार्ड पूरी कंट्री के लिए, कि आप कहीं पर भी जाए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं जिनको राशन कार्ड दिया जाता है, राइट, तो वो कहीं पर भी जाए, उनको जो है वो किसी भी स्टेट में जाए, उनको जो है वो राशन कार्ड दिखाकर उनको राशन मिल जाएगा। जैसे कि हमें देखने को मिलता था, अभी तक क्या होता था वन नेशन वन राशन कार्ड से पहले, कि राशन कार्ड जो है वो सिर्फ, जैसे कि एक कोई व्यक्ति है, वो जिस टेरिटरी में जहां पर रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, तो उस एरिया के जो फेयर प्राइस शॉप जो होती है ना, वो बताया जाता है कि उस एरिया की ही सिर्फ फेयर प्राइस शॉप पर जाकर, जो राशन की जो दुकान होती है ना, वहां पर जाकर फेयर प्राइस शॉप जो होती है, राइट, इसके बारे में आपको पता होगा, राशन शॉप, तो वहां पर जाकर ही वो ये अपना कार्ड दिखाकर राशन ले सकते थे। तो उनके लिए क्या था, उनके लिए सीमित बाउंड्री थी। अब इस सीमित बाउंड्री को जो है वो हटा दिया, मतलब कि पूरी कंट्री में कहीं से भी वो जाकर राशन ले सकते हैं। वैसे ही वन नेशन वन स्टैंडर्ड के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, मतलब पूरी कंट्री का एक सिंगल स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड जो पूरी कंट्री में लागू होगा, राइट। और इसका उद्देश्य क्या है गाइस, तो देखो, इसका उद्देश्य यह है कि प्रचलित विभिन्न मानकों को भारतीय मानक ब्यूरो के साथ संबंध करना है, कन्वर्ज करना है मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ, जो कि एक रिकॉग्नाइज नेशनल बॉडी है हमारी कंट्री के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, राइट। भारत में मानकीकरण के लिए एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय निकाय हमें देखने को मिलती है, और इसके तहत एक उत्पाद के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा मानक निर्धारित करने के बजाय, यानी कि अलग अलग एजेंसी एक प्रोडक्ट के लिए जो है वो स्टैंडर्ड निर्धारित करें, उससे बेस्ट है कि मानकों का एक नमूना यानी कि टेम्पलेट जो है वो विकसित किया जाए, कि जो स्टैंडर्ड जो है उनका एक टेम्पलेट जो है वो बना दिया जाए, और वो टेम्पलेट जो है वो अलग अलग कंपनीज को जो है वो दे दिया जाए, कि जिस टेम्पलेट के आधार पर, यानी कि जिस स्टैंडर्ड के आधार पर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स बनाए, राइट, रेदर देन कि अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग एजेंसी जो है वो मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड सेट करने की जगह, एक बार एक प्रोडक्ट कैसा होगा, किस टाइप का होगा प्रोडक्ट, उस टाइप के हिसाब से उसके स्टैंडर्ड्स दे दिए जाए, और फिर कंपनी को दे दिया जाए, जिससे कि कंपनी उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करे और उसका जो प्रोडक्ट है वो अप्रूव हो जाए, बार बार जो है वो उसे फेलियर ना झेलना पड़े, क्योंकि कई बार होता है ना कि लैब्स के अंदर स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर रहे, सब स्टैंडर्ड है, राइट, तो ऐसी चीजें जब होती हैं तो उसको बार बार फेलियर ना झेलनी पड़े, एक बार जो स्टैंडर्ड दिए गए उसके अकॉर्डिंग वो काम करें, कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बनाए, और प्रोडक्ट बनाए तो उसको आसानी से उसको अप्रूवल मिल जाए, ना ही सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी। अब इसकी आवश्यकता क्या है, तो उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, क्वालिटी, इसके लिए बनाए गए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, मानक जो होते हैं, वो अक्सर राष्ट्र की शक्ति और चरित्र का उदाहरण पेश करते हैं। देखो क्या होता है, जो डेवलप कंट्री होती है ना, वो कभी भी लो स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कराती, क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री के जो सिटीजन है उनका ध्यान रखना होता है। वो बोलती हैं कि यार भले ही प्रोडक्ट महंगा हो बट क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए हमें, राइट, सस्ता चीप प्रोडक्ट नहीं चाहिए, जैसे कि हमारी कंट्री के जो सिटीजन है वो परेशान हो और फालतू में हमारी कंट्री के अंदर ई वेस्ट वगैरह और इस प्रकार की चीजें जो है वो जनरेट हो। ई वेस्ट से आपको याद आ रहा होगा, जो स्टूडेंट एनवायरमेंट के कोर्स जिन्होंने लिया हुआ है, तो ई वेस्ट जो है वो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो उस टॉपिक को रिवाइज करिएगा
ई वेस्ट, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ई वेस्ट से रिलेटेड तो जैसे सभी स्टूडेंट्स मैं बोलना चाहता हूँ कि ई वेस्ट से रिलेटेड आपको क्या करना है, आपको एक अपना मेंस का आंसर तैयार करके रखना है, कुछ पॉइंट्स ई वेस्ट से रिलेटेड तैयार करके रखना है, क्योंकि देखो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि आप जानते हो यार आज की डेट में जो है वो टेक्नोलॉजीज पर इतनी ज्यादा और इतनी तेजी से जो है वो काम चल रहा है, तो आने वाले समय में ई वेस्ट तो जनरेट होना ही हो रहा है। तो जब भी पॉल्यूशन की बात आएगी तो आप ई वेस्ट को डेफिनेटली लिखेंगे और उससे जुड़े कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स, और इवन जैसे कि ई वेस्ट से रिलेटेड जो अभी लेटेस्ट डेटा है तो उस डेटा को जो है आप इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे डेटा हम लोग को ई वेस्ट से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, बट आप जो डेटा का उपयोग करेंगे वो एक ऑथेंटिक जो बॉडी है उसके डेटा का उपयोग करेंगे, जैसे कि एसोचैम, इसका उपयोग आप कर सकते हैं, राइट। चलो एनीवेज, तो ये एक उदाहरण पेश करता है, जैसे कि किसी कंट्री के अंदर जब भी कोई एक प्रोडक्ट जाता है और वो प्रोडक्ट हाई स्टैंडर्ड का होता है तो वो उस कंट्री के लिए, मतलब उस कंट्री की जो है वो प्राइड का काम करता है कि हाँ यार उस कंट्री के अंदर जो सर्विसेज और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं। तो एक तरह से एक कंट्री की छवि बनती है उनके प्रोडक्ट्स के कारण, राइट। ब्रिंगिंग अ नेशनल यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन ऑल काइंड्स ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जितनी भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है ना, यानी कि पब्लिक सर्विसेज जितनी भी या फिर जो सरकारी जो ऑफिस होते हैं, दफ्तर होते हैं, तो उसके लिए जितने भी सामान वगैरह जो परचेज किए जाते हैं उसके लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जो है, नेशनल यूनिफॉर्मिटी जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, राइट। और इससे क्या होगा, इससे इमीडिएट डिलीवरेबल हम लोग को देखने को मिलेगा, तत्काल निविदा जारी की जा सकती है इससे, क्योंकि स्टैंडर्ड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी कि हाँ यार चलो ठीक है एक ही जैसे स्टैंडर्ड है, तो बार बार जो है वो अलग अलग कंपनीज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। सभी कंपनी क्योंकि एक तरीके के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगी, राइट। वो मतलब यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड या एक पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड, तो ये वाली चीज है। द यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड्स विल हेल्प इन मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर मोर प्रोडक्ट्स, तो समान राष्ट्रीय मानक जो है वो अधिक उत्पादों के लिए मानकीकरण को अनिवार्य बनाने में मदद करेंगे कि और भी ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो शामिल किए जाएं स्टैंडर्डाइजेशन की कैटेगरी में, राइट। तो उसमें जो है वो काफी ज्यादा मदद मिलेगी इस प्रकार से, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब गाइस बात करेंगे इंडिया के अंदर डिजिटल टैक्स के बारे में, बट उससे पहले आपको बता दें कि अभी रिसेंटली पॉइंट टू पॉइंट चीज को इसको समझना, रिसेंटली अमेरिका द्वारा भारत सहित 6 देशों द्वारा अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लगाए जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, इंडिया के साथ 6 कंपनीज, मतलब 6 कंट्री सॉरी, तो इंडिया और 5 कंट्री, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिजिटल टैक्स लगा दिया किसके ऊपर, अमेरिकी कंपनी के ऊपर, जैसे कि फेसबुक हो गई, अमेजॉन हो गई, क्योंकि ये सब कंपनी क्या है इंडिया के अंदर कमाती हैं, बिजनेस करती हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स पे नहीं करती। ये टैक्स वगैरह जो भी पे कर रही है वो अपनी अमेरिकी सरकार को पे कर रही है, बट मार्केट तो इनको यहीं से मिल रहा है, इंडिया से ही मिल रहा है। तो इंडिया ने इस चीज को देखते हुए इन कंपनीज के ऊपर डिजिटल टैक्स लगा दिया। हालांकि पहले भी पढ़ा चुका हूं डिजिटल टैक्स के बारे में, बट आप अभी पॉइंट को समझो। तो इंडिया और इन कंट्री ने मिलकर क्या किया, डिजिटल टैक्स लगा दिया अमेरिकी कंपनीज के ऊपर। तो इसके बाद क्या किया अमेरिका ने, तो अमेरिका ने इन देशों से होने वाले 2 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा की कीमतों के आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा करी। तो अमेरिका ने क्या किया, ये जो मतलब 6 कंट्री है टोटल, राइट, तो इनके ऊपर अमेरिका ने जो है वो 25% टैरिफ जो है वो इंपोज करने की घोषणा कर दी। ये कहा कि इन कंट्री से अगर 2 बिलियन या उससे 2 बिलियन यूएस डॉलर या उससे ज्यादा का सामान अगर अमेरिका के अंदर आता है तो उसके बाद जो है जितना भी सामान आएगा उस पर 25% ज्यादा ड्यूटी लगाएगा, मतलब कि सामान अमेरिका के अंदर महंगा हो जाएगा। तो जब यूएसए ने इस चीज की घोषणा करी थी तो हमें भी टेंशन हुई थी कि यार इससे तो हमारा अमेरिका का मार्केट जो है वो खत्म हो जाएगा एक प्रकार से, राइट। क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई प्रोडक्ट अमेरिका, यानी कि अमेरिका अगर अपने गेटवे पर, जैसे कि हम उसको सामान भेज रहे हैं, जैसे कि सामान जो है वो 100 रुपए का है, अमेरिका बोले कि नहीं इस पर 25% तो मैं ड्यूटी रखूंगा, तो मतलब वो सामान कितने का हो गया, अमेरिकी मार्केट में 125 का हो गया, क्योंकि 25 रुपये महंगा हो जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि 25 रुपये ड्यूटी तो उसको देनी पड़ेगी, क्या बोलते हैं अमेरिका को। तो ये एक इशू है। या फिर जो प्रोड्यूसर है वो लॉस झेले, तो वो बड़ी दिक्कत है, वो प्रोड्यूसर कहाँ से लॉस झेल पाएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब कुल मिला के 25% का लॉस हुआ, चाहे आप इधर से कान पकड़ो या उधर से पकड़ो, या तो उनको पैसे देकर कीमत बढ़ा दो तो भी हमें देखने को मिलेगा कि कीमत बढ़ गई तो वहां पर प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो ये लॉस है, या फिर कीमत घटा दो, प्रोडक्ट की प्राइस उतनी रहने दो तो प्रोड्यूसर का लॉस है, तो वो भी नहीं हो पाएगा, तो वो बड़ी दिक्कत है। तो ये वाली एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि इस प्रकार से अगर टैक्स इंपोज करेगी, अगर 25% ज्यादा टैक्स इंपोज करेगी तो यहाँ पर अमेरिका पे हमारा नुकसान होगा अमेरिका के मार्केट के अंदर, राइट। तो ये बड़ी दिक्कत ही है। तो बट अभी क्या किया है, अभी इसने अंतरराष्ट्रीय कराधान को लेकर, अभी एक्चुअली क्या इंटरनेशनल टैक्स नेगोशिएशन चल रही है, तो अभी बहुपक्षीय
वार्ता चल रही है, ये मल्टीलेटरल कंट्री जो है वो बैठी है, डिस्कशन कर रही हैं। तो इसके डिस्कशन पूरा होने के बाद जो है वो इस चीज पर अब ये विचार करेगा। अभी के लिए इसने इस चीज को सस्पेंड कर दिया है। इस 2 बिलियन यूएस डॉलर या उससे ऊपर के अगर सामान आते हैं इन 6 कंट्री से अमेरिका के अंदर, तो उस पर इसने जो घोषणा करी थी 25% टैरिफ लगाएगा, तो उसको तो अभी इसने सस्पेंड कर दिया। तो ये आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि इस प्रकार की घोषणा यूएसए के द्वारा की गई थी। अब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय जो यूनाइटेड स्टेट का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है, इसके द्वारा धारा 301 के तहत सेक्शन 301 के तहत की गई जांच, जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी, तो उसमें जो कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष जो निकला, उसके पश्चात ब्रिटेन, इटली, स्पेन, टर्की, भारत और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रिया से आने वाले जितने भी सामान हैं, इस थ्रेटनिंग पर, इस धमकी भरे शुल्क के लिए मंजूरी दी गई थी। मतलब कि यूएसए के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने इस चीज पर जो है वो घोषणा करी थी कि इस चीज के बारे में कहा था कि इन 6 कंट्रीज के ऊपर जो है वो टैक्स इंपोज किया जाए। धारा 301 के तहत की गई जांच में पाया गया था कि इन देशों द्वारा लगाए जाने वाले डिजिटल कर, जो डिजिटल टैक्स हैं, अमेरिकी कंपनियों के ऊपर जो लगाए जा रहे हैं उनके साथ एक प्रकार का भेदभाव करते हैं। तो मतलब कि कहा गया कि ये 6 कंट्री जो है वो अमेरिका की जो कंपनीज है उनके साथ भेदभाव कर रही है डिजिटल टैक्स लगाकर। और इस प्रस्तावित टैरिफ का लक्ष्य अमेरिकी कंपनियों से एकत्र किए जाने वाले डिजिटल करों की मात्रा के बराबर कर हासिल करना था। तो इन्होंने कहा कि जितना टैक्स हमारी कंपनी जो है वो वहां पर पे कर रही है, उतना टैक्स हम वसूल लेंगे यहां पर इनसे, राइट सर, मतलब इन 6 कंट्री से। तो ये इसका मेन मकसद था। अब आप समझो कि ये डिजिटल टैक्स होता क्या है। तो भारत ने वर्ष 2016 में 6% समकारी लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी जिसको हम लोग बोलते हैं, लागू करने की शुरुआत करने वाले पहले देशों में से एक था। तो याद रखना, इंडिया जो था वो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था जिन्होंने 6% की इक्वलाइजेशन लेवी 2016 में इंट्रोड्यूस करी थी। ये लेवी जो थी गाइस, ये रिस्ट्रिक्टेड थी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लिए। जैसे कि आप जब ये वाला लेक्चर यूट्यूब पर देख रहे होंगे, राइट, तो आपने अगर लेक्चर को डाउनलोड करके नहीं देखा होगा, या फिर आप जो है यूट्यूब जब चलाते हैं, कभी भी आप देखते हैं यूट्यूब पर, तो एकदम से ऐड आता है। एड्स देखे होंगे आपने, फेस किए होंगे, एड्स वगैरह आपको दिखाई देते हैं। और या फिर आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, वेबसाइट को खोलते हैं, तो आप देखते होंगे आजू बाजू साइड में एड्स आपको दिखाई देते हैं। तो ये सब जो एड्स होते हैं ना, ये जो एड्स चलते हैं, तो जो भी एड्स चलाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसे देता है इन सब कंपनी को। तो ये सब कंपनी के पास क्या आता है, पैसा आता है, इनकम जनरेट होता है। तो ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लिए, मतलब कि जो भी कंपनी इस प्रकार से एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइड करा रही है एडवर्टाइजर को, उनसे पैसा जनरेट कर रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर 6% का एक प्रकार से आप कह सकते हो कि टैक्स जो है, ड्यूटी जो है वो लगाई गई थी, चालू की गई थी। तो इंडिया पहली कंट्री थी, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर प्रीलिम्स, कि इंडिया पहली कंट्री थी जिसने इस चीज के शुरुआत करी थी। हालांकि यह लेवी केवल ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं तक ही सीमित थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यद्यपि भारत में ग्राहकों को ऑनलाइन सामान और सेवाएं बेचने वाली तथा 2 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक आय दिखाने वाली विदेशी कंपनियों पर अप्रैल 2020 से डिजिटल टैक्स भी लागू कर दिया गया। तो स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए था, फिर उसके बाद जैसे कि अमेजॉन है, राइट, तो ये जितनी भी, जैसे कि अमेजॉन जो है वो सर्विस प्रोवाइड कराती है, गुड्स वगैरह, सामान वगैरह जो है वो बेचती है, ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराती है कस्टमर्स वगैरह को इंडिया के अंदर। तो इनसे जो है वो फिर वो डिजिटल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, राइट। और इसमें एक कंडीशन है कि जिस भी पर्टिकुलर कंपनी का 20 मिलियन रुपए से, देखो यूएस डॉलर की बात नहीं हो रही, रुपए की बात हो रही है, 20 मिलियन रुपए, 2 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का एक साल में अगर वो रेवेन्यू, राइट, यानी कि एक्सपेंडिचर निकाल के जो इनकम जो है, रेवेन्यू जो है वो जो जनरेट कर रही है, तो वो जो रेवेन्यू जो है उस पर ये बताया गया कि डिजिटल टैक्स लगेगा। तो डिजिटल टैक्स की घोषणा अप्रैल 2020 में कर दी गई थी। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो भारत द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के बाहर स्थित डिजिटल कंपनी जो है इस पर कर लगाने हेतु समकारी लेवी के दायरे का विस्तार किया गया है, एक्सपेंड किया गया है इसके स्कोप को, कि जो भी कंपनी जो इंडिया के अंदर, देखो ये सब कंपनी इंडिया के बाहर है, राइट, नॉन रेसिडेंट डिजिटल कंपनीज है, इंडिया की नहीं है। तो ये क्या करती हैं, इंडिया के अंदर कमाती है, मार्केट तो इनको इंडिया से मिल रहा है, बट ये टैक्स वगैरह कहां पे करती हैं, अपनी रेसिडेंशियल कंट्री के अंदर, जहां पर ये स्थित है, जहां पर ये सेटअप है जिस कंट्री के अंदर। हालांकि सरकारी लेवी वर्ष 2019-20 तक 6% की दर से केवल डिजिटल विज्ञापन सेवाओं पर लागू होती थी। फिर सरकार ने पिछले साल अप्रैल में 2 करोड़ रुपए से अधिक का
सालाना व्यापार करने वाली गैर निवासी ई कॉमर्स कंपनी पर 2%, ये भी ध्यान में रखना कि 2% कर लगाने की जो है वो घोषणा करी थी। तो याद रखना कि इसके लिए 2% है और 6% किसके लिए, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कंपनीज के लिए। जो भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसा कमाती है उन्हें 6% देना पड़ता है एज अ टैक्स के तौर पर, और जो ये ई कॉमर्स कंपनीज होती है जैसे अमेजॉन, तो उसे 2% जो है वो अपने रेवेन्यू का देना पड़ता है एज अ टैक्स के तौर पर। तो ये क्या है, डिजिटल टैक्स हमें देखने को मिल रहा है। और हमें फाइनेंस एक्ट 2021 और 22 जो देखने को मिलता है, वित्त अधिनियम 2021-22, इसमें ई कॉमर्स आपूर्ति या सेवाओं को कर दायरे में लाने के लिए डिजिटल टैक्स का दायरा और विस्तारित किया गया है। तो अभी रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2021 और 22 था, उसमें भी ई कॉमर्स सप्लाई या सर्विसेज प्रोवाइड जो कराती हैं जो कंपनीज, तो उनको और भी एक्सटेंड किया गया है, उसके स्कोप को और वाइड किया गया है। मई 2021 से डिजिटल टैक्स के दायरे में भारत में व्यवस्थित ढंग से और लगातार 3 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ व्यापार करने वाली सभी जो कंपनीज हैं उनको शामिल कर लिया गया है। अब 2021 से एक कंडीशन और बढ़ा दी कि जिन भी कंपनी के पास या जिन भी कंपनी का बिजनेस 3 लाख या उससे ज्यादा यूजर का है, तो वो भी इस पर्टिकुलर टैक्स के दायरे में अब आ जाएंगी। तो अब देखो, सिर्फ रेवेन्यू तक ही सीमित नहीं रखा, सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि यूजर्स तक भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब किन स्थितियों में इस टैक्स से छूट दी जाएगी, राइट? तो अब इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि कब ये टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो भारतीय इकाई के माध्यम से बिक्री करने वाली अपतटीय ई कॉमर्स फर्मों को इस टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। जो ऑफशोर ई कॉमर्स फर्म्स जो हैं, जो इंडियन आर्म्स के थ्रू, मतलब कि इंडियन कंपनी के थ्रू जो है वो अगर सेल करती है अपने प्रोडक्ट को, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई कंपनी अमेरिका की है, ठीक है, वो इंडियन कंपनी के थ्रू अपने सामान को बेच रही है इंडिया में, तब तो उसे कोई टैक्स नहीं पे करना होगा, राइट? क्योंकि बाहर की कंपनी है, बट वो इंडियन कंपनी को एसोसिएट करके, इंडियन कंपनी के साथ एसोसिएट होकर अगर वो सेल करती है अपने प्रोडक्ट्स को, तो फिर वो सेव है, उसको नहीं पे करना पड़ेगा। बट अगर वो खुद कर रही है, जैसे अमेजॉन खुद का उसका बिजनेस है, तो उसे करना पड़ता है, राइट? इसका मतलब है कि इफ द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड ऑन अ फॉरेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर ओन्ड और प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेसिडेंट और इंडियन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, दे विल नॉट बी सब्जेक्ट टू द 2% इक्वलाइजेशन लेवी। तो वही चीज जो मैंने भी आपको समझाई। वाई वॉज इट इम्पोज, ये इम्पोज क्यों किया गया, तो वही चीज मैंने आपको बताई। तो भारत में कर भुगतान करने वाली भारतीय व्यवसायोों और भारत में व्यापार करने वाली किंतु यहां कोई आयकर नहीं देने वाली विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के मध्य समान अवसर देने के लिए लागू किया गया। तो जो इंडियन कंपनीज है, अब इंडियन कंपनी यहां पर बिजनेस कर रही है, तो उनको जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, बट फॉरेन की कंपनी यहां पर बिजनेस कर रही है, बट उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो यहां पर कमा रही है बट वो टैक्स कहीं और पे कर रही है। तो इन्होंने बोला कि नहीं यार, जब हमारी कंपनी यहां पर बिजनेस करके हमें टैक्स पे करती है, तो और फॉरेन कंपनी अगर यहां पर इंडियन लैंड पे बिजनेस करके अगर टैक्स नहीं पे कर रही है, तो वो तो गलत बात है, फिर तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा अगर इंडियन यूजर से वो कमा रही है। तो ये वाली चीज यहां पर इस प्रकार की हुई कि जिससे कि इंडियन एंटिटी को भी और फॉरेन एंटिटी को भी एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। इसके थ्रू कहा तो गया एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया, बट मेन जो चीज थी वो यही थी कि इंडियन यूजर्स को अगर सामान बेच रहे हो, उनसे अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि टैक्स तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को देना बनता ही है। अब विच अदर कंट्री इंपोज सच लेवी ऑन डिजिटल सेलर्स, तो इस प्रकार से के डिजिटल सेलर्स के ऊपर, डिजिटल विक्रेताओं के ऊपर दूसरे किन देशों ने ये इंपोज किया? तो फ्रांस जो है गाइस, इसने 3% डिजिटल सर्विस टैक्स इंपोज किया हुआ है। और आसियान क्षेत्रों में सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया द्वारा डिजिटल सेवा कर लगाया जाता है, याद रखिएगा। और अभी रिसेंटली थाईलैंड ने भी इस प्रकार के टैक्स लगाने की घोषणा जो है वो करी है, राइट? इसके अलावा इंटरनेट अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से विकास को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय कर नियमों में बदलाव हेतु 140 देश के मध्य आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट में वार्ता जारी है। तो देखो, आज की डेट में नेगोशिएशन चल रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि इतनी तेजी से जो है वो इंटरनेट की ग्रोथ हो रही है, इंटरनेट इकोनॉमिक्स की ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो जो इंटरनेशनल टैक्स रूल्स जो है, उस पर जो है वो 140 कंट्री से ज्यादा जो है वो डिस्कशन कर रही है इसी मुद्दे पर, इसी इंटरनेशनल टैक्स रूल्स पर। अब ये भी जानो कि क्यों बोलता है ये यूएसटीआर, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की ये टैक्स जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब कि भेदभाव कर रहा है। तो इसका कहना है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिजिटल बिजनेस है उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये अपने, मतलब कि अगर इंडिया के केस की बात करें या दूसरी कंट्री की बात करें, कि वो अपने डोमेस्टिक
जो डिजिटल बिजनेसेस जो होते हैं ना, यानी कि जो डोमेस्टिक कंपनी जो डिजिटली बिजनेस करती हैं, ऑपरेट करती हैं, तो उनके ऊपर तो टैक्स नहीं लगाता, बट इनके ऊपर लगाता। देखो हमारे ऊपर भी तो लगता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स लगता है ना, कमाई के ऊपर टैक्स लगता है। तो आप ये कह सकते हो कि एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम टैक्स है, राइट, इनडायरेक्ट, कि भाई वो कमा रही है अगर वहां से तो उसका कुछ हिस्सा इसे सरकार को देना जरूरी है। हालांकि हमारे यहाँ डिजिटल टैक्स यूजर पे नहीं लगता, बट इनकम टैक्स तो लगता है ना। तो वो ही वाली बात है। तो ये बोलता है कि यार जब आप अपनी इंडियन कंपनीज के ऊपर ये 2% टैक्स या फिर 6% टैक्स अगर इम्पोज नहीं कर रहे हो अपनी खुद की मतलब इंडियन कंपनीज के ऊपर, तो हमारे ऊपर क्यों कर रहे हो, राइट। बट वो ये नहीं समझ रहा कि भाई तुम्हें बिजनेस तो यहीं से मिल रहा है ना, यहीं के यूजर से बिजनेस मिल रहा है, कमा तो तुम यहीं रहे हो। अगर तुम अपना एक प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करते तो उस पर कस्टम ड्यूटी तो लगती ना, तो इसको एज अ प्रोडक्ट की तरह ही समझो, क्यों उसको सर्विस की तरह समझ के या यूनिवर्सलाइज करके जो है वो कंफ्यूज हो रहे हो, राइट। तो वो तो देना तो बनता ही है कि यार हमारे यूजर्स से कमा रहे हो, तो ये बात तो है ही। चलो आपका क्या कहना है इसमें आप भी अपना कमेंट जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि इस प्रकार की विदेशी कंपनी जो है वो अगर इंडियन यूजर से कमा रही है, ऑब्वियस सी बात है कि उसको तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को पे करना बनता ही है, टैक्स पे करना बनता ही है, क्योंकि इनकम हो रही है ना उसकी, यहाँ से मार्केट वो यहाँ से ले रही है। और अगर यहाँ पे अगर वो नहीं देंगी इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि देखो टैक्स से सरकार क्या करती है, बात को समझो आप, टैक्स से सरकार करती क्या है, टैक्स से सरकार वेरियस चीजें करती है, जैसे कि वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की डेट में डिजिटल इंडिया मिशन जो हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको कल को मेंस में लिखने को आ जाए यही सब चीजें, तो आप ये सब चीजें आर्टिकल में नहीं बताई जाती हैं, इसलिए तो आप मेरा लेक्चर अटेंड करते हो, मेरे रेगुलर स्टूडेंट मेरा लेक्चर अटेंड करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको आउट ऑफ द बॉक्स बताता हूँ, और ऐसी प्रैक्टिकल चीजें जिससे आपका मेंस का आंसर दूसरों से काफी अलग हो और काफी अच्छा हो। बट मेरा काम यह है कि आपको बताना और आपको प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो देखो स्वाभाविक सी बात है कि जो टैक्स आता है उससे सरकार क्या करती है, डिजिटल इंडिया मिशन जो है हमारा, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो यही तो पैसा लग रहा है ना कहीं। अगर ऑनलाइन सर्विसेज के लिए अगर हम टैक्स ले रहे हैं दूसरी कंपनी से, तो उस टैक्स का इस्तेमाल हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज, क्या आप ये कह सकते हो कि उसको बूस्ट करने के लिए करते हैं कि और भी ज्यादा इंटरनेट की सेवाएं जो है वो गांव गांव तक हर जगह जो है वो पहुंचे। तो जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं अब कि टारगेट क्या है सरकार का, कि इंटरनेट सर्विसेज को लेकर, ब्रॉडबैंड सर्विसेज को लेकर सरकार का क्या टारगेट है, जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि ऐसा कोई टारगेट है क्या सरकार ने सेट किया हुआ है कि इतने समय तक जो है वो हम लोग इंडिया में सभी जगह तक इतना इतना जो है वो ब्रॉडबैंड सर्विस जो है वो लेकर आ जाएंगे, इतनी इतनी एरियाज को जो है वो कवर कर लेंगे, ऑल इंडिया को कवर कर लेंगे, ऐसा कुछ है? अगर है तो सर्च करो, लिखकर बताओ नीचे, और या पता है तो लिखकर बताओ। इसके बारे में पहले भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो यूएसटीआर ने यह भी कहा कि डीएसटी जो है, डिजिटल सर्विस टैक्स जो है, ये डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए भी है कि इट डज नॉट एक्सटेंड टू आइडेंटिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय नॉन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर। तो जो नॉन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं उनको ये समान सर्विस जो है वो नहीं दी जाती। अरे सर्विस तो नहीं दी, मतलब इस प्रकार के टैक्स नहीं लगाए जाते ना, कस्टम ड्यूटीज तो होती है ना, नॉन सर्विस वाली होती है, प्रोडक्ट्स जो भेजते हैं तो वो कस्टम ड्यूटी होती है। तो यहां पर यूएसए उस चीज को समझ नहीं रहा है, यूएसए का यूएसटीआर, राइट। चलो एनीवेज, व्हाई इंडिया सेज डिजिटल सर्विस टैक्स इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, तो वही चीज जो मैंने भी आपको बताई वो यहां पर थ्योरी पे आपको मिल जाएगी। तो बिजनेस मॉडल मतलब कि पूरी चीज नहीं मिलेगी, मैंने बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा एडिशनल करी आप लोग को समझाने के लिए, क्योंकि मेरा काम ये होता है कि मैं मल्टीपल सोर्सेज से चीजों को पढ़ता हूं, मल्टीपल सोर्सेज से, और आपको जो है वो वेरियस एडिटोरियल की समरी देता हूं, जिससे कि आपका आंसर अच्छा बने और एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बने आपका। तो देखो जो भी नॉन रेसिडेंट डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करती हैं, वो प्रॉफिट तो यहीं से अर्न कर रही हैं, और अर्न करने के बाद वही इंडियन इनकम टैक्स ना दिए भाग जाती हैं, चली जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि टैक्सेशन तो बहुत जरूरी है। तो यही चीज सरकार ने समझाने की कोशिश करी है। आज की डेट में इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो रहा है। कंट्री जैसे कि इंडिया, जिसके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है डिजिटल कॉर्पोरेशन के लिए, डिजिटल कंपनीज के लिए, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़ा मार्केट है, तो इंडिया के पास अधिकार है इस प्रकार के इनकम टैक्स चार्ज करने का, या इस प्रकार के टैक्स जो है वो उनकी इनकम्स के ऊपर चार्ज करने का। अब इससे जुड़ी चिंताएं क्या है, तो इवेंचुअली द टैक्स में बिकम अ बर्डन फॉर डिजिटल कंज्यूमर। तो टैक्स जो है वो एक बर्डन भी बन सकता है डिजिटल कंज्यूमर के लिए, क्योंकि होगा क्या, कंपनी अगर गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाएगी तो वो कंपनी अपनी सर्विसेज को महंगा कर देगी, सर्विस को महंगा कर देगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंज्यूमर के ऊपर इसका भार पड़ेगा, राइट। इसके अलावा वही चीज कि ये टैरिफ जो है वो बढ़ जाएंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि यूएसए ने इस प्रकार के टैरिफ जो है वो इंपोज कर दिए, जैसे 25% की अगर हम लोग बात करें, राइट। इस प्रकार की बात इसने घोषणा जो करी है वो, हालांकि इसने इमीडिएटली अभी सस्पेंड कर दी है, बट आगे चल के वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज करेगा। तो इवन हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए भी जो है वो नुकसानदायक है ये वाली चीज, या हमारे प्रोड्यूसर के लिए भी नुकसानदायक है। और इसमें कई बार हम देखेंगे कि डबल टैक्सेशन वाली चीज हो जाएगी, कि टैक्स वहां पर भी देना है और यहां पर भी देना है। तो ये वाली चीज हो गई।
तो ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो है वो आज का लेक्चर फिनिश होता है। आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं जनरल स्टडीज के, प्योर कोर्सेज, जिसको अगर आप कवर करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा सिलेबस में से, पूरी चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन यहां पर कवर करवाते हैं कोर्स के अंदर, और काफी अफोर्डेबल फीस में ये कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। पूरी की पूरी पॉलिटी सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जो मैंने प्रिपेयर की हुई है, तो पूरी डिटेल्स आपको यहां पर लिखी हुई है। वीडियो को पॉज करके डिटेल जो है आप पढ़ सकते हैं। वैसे ही एनवायरमेंट का कोर्स भी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का एक कोर्स है, पूरी इकोनॉमिक्स आपकी कवर करवाई जा रही है, पूरी चीजों इसमें लिखी हुई है। इसका सैंपल वीडियो भी अवेलेबल है, आप सैंपल वीडियो मांग सकते हैं मुझे कांटेक्ट करके। सभी हमारे जितने भी कोर्सेज हम लॉन्च करते हैं उसका सैंपल वीडियो जरूर देते हैं, जिससे कि आप पहले सैंपल देखें, क्वालिटी देखें, उसके बाद फिर आप ज्वाइन करें। क्योंकि देखो हर जगह क्या होता है, एक बार पैसे ले लिया जाता है, फिर आपको पसंद नहीं आती क्लास, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर आपको ना रिफंड दिया जाता है ना कुछ किया जाता है। हम तो ये बोलते हैं कि पहले क्लास अटेंड करो, देखो, राइट, उसके बाद फिर ज्वाइन करो, कि जिससे कि स्टूडेंट का किसी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो चीज बताते हैं वो चीज जो है वो करते हैं कंडक्ट। और अभी वैसे भी एनसीईआरटी का एक कोर्स जो है वो हालांकि मैंने एक हफ्ते पहले शुरू कर दिया था। काफी सारे स्टूडेंट जो है उनके लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर एनसीईआरटी का कोर्स फिर से शुरू कर। तो पहले मैंने किया था, वो कंप्लीट हो गया था सक्सेसफुली, अब दोबारा से शुरू हो चुका है। वैसे तो वो एक महीने पहले, एक महीने कह रहा हूँ, एक हफ्ते पहले, बट अभी जो है मैं उसका लॉन्च नहीं कर पाया क्योंकि टाइम की भी बड़ी दिक्कत थी। अब मेरे ख्याल से कल जो है वो लॉन्च कर दूंगा मैं, कल थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाएगा संडे वाला, तो उसमें लॉन्च कर दूंगा, बता दूंगा आप लोग को। और सी सेट का कोर्स भी एक अवेलेबल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरे के पूरे कोर्स वीडियो कोर्सेज है, पीडीएफ भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पूरी जो चीज बताई गई होती है वो पूरी चीज मिलती है। और देखो मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है रिवीजन का, जैसे कि कल संडे है, कल के दिन जो है वो आपको रिवीजन के लिए वीकली कंपाइलेशन दिया जाएगा। मैगजीन जो है वो मई मंथ की आ चुकी है, आप सैंपल देख सकते हैं, कल ही मैंने सैंपल अपलोड किया है। और आपको मंथली मैगजीन भी मिलती है, तो मंथली मैगजीन और मंथली एमसीक्यू का सैंपल दिया जा चुका है। एक ऑफर भी है, जिस ऑफर को जो है वो आप ले सकते हैं। और भी कोई अगर कुछ पूछना है कोर्सेज से रिलेटेड तो आप मुझे मेरे नंबर पर 9713282838, ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मैसेज विद इन 24 आवर्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।